नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में बड़े सियासी फैसले देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में इस महीने के आखिर में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा भी हो सकती है। राजस्थान की राजनीति जातिगत समीकरण पर साधी जाती है, जिससे कि चुनाव में फायदा मिल सके। लेकिन चुनाव से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए कई सियासी बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों में हाल ही में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष तक कई नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों में जातिगत कॉम्बिनेशन इस तरह बैठाया गया है कि आने वाले उपचुनाव में उन वर्गों को साधा जा सके। आखिर ये बदलाव क्यों किए गए हैं? कौन सी पार्टी इन कॉम्बिनेशन से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? आइए आपको और छोटी से छोटी चीज समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, कि बीजेपी ने क्या कुछ बड़े बदलाव किए हैं। दिसंबर 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों पर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी कार्यरत थे। अप्रैल में लोकसभा चुनाव में पार्टी 25 में से 11 सीटें हार गई थी, जबकि पिछले 2 चुनावों में पार्टी ने सभी 25 सीटें जीती थी। ऐसे में पार्टी के भीतर यह मुद्दा लगातार चर्चा में था कि अन्य जातियों समुदाय को भी बड़े पदों पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसे में पार्टी ने हाल ही में 2 बड़े पदों पर महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। पहले सबसे आता है प्रदेश अध्यक्ष का पद, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी बदला गया है। भाजपा ने हाल ही में मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और यह पद अप्रैल 2023 से सीपी जोशी के पास था। मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद है और मूल ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस नियुक्ति को सियासी जानकार आगामी उपचुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओबीसी मूल एक बड़ा मतदाता वर्ग है और भाजपा इस वर्ग की बड़ी जातियां यानी कि माली, कुमावत, तेली, यादव, चारण आदि में पार्टी के सभी प्रति आकर्षक पैदा भी कर सकती है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष चुनते समय सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल भी रखा गया है। दूसरा सबसे बड़ा पद आता है प्रदेश प्रभारी का, जिसे भी बदला गया है। पार्टी में लंबे समय से अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी पद संभाल रहे थे। वे राजपूत समाज से आते हैं। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की तरह ही उप मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी पदों पर एक ही जाति राजपूत के प्रतिनिधि थे। ऐसे में पार्टी ने संगठन में अब प्रदेश प्रभारी का पद भी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को दे दिया है, जिससे कि पार्टी वैश्य समाज को आकर्षित कर सकती है। आप सभी को यह भी बताते चले कि भाजपा का कॉम्बिनेशन 5 बड़े समाजों पर है। भाजपा के पास अब सीएम और 2 डिप्टी सीएम पदों पर ब्राह्मण और राजपूत और एससी वर्ग के नेता हैं। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी और प्रदेश प्रभारी वैश्य समाज के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान में ये 5 वर्गों के सबसे बड़े 7 मतदाता समूह में माने जाते हैं। ये 5 समाज अगर भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। पार्टी इसे अपने लिए संतुलित टीम भी मानकर चल सकती है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो उनका कहना है कि सभी बड़े 5 समाजों के साथ लेने के बावजूद भी भाजपा में जाट, गुर्जर और मीना समाज के प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं देता है, जबकि तीनों ही समाज की गिनती राजस्थान के बड़े मतदाता वर्गों में होती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों में जाट बहुल वाली सीटों पर भाजपा बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी उस दौरान चुनाव हार गए थे। हालांकि भाजपा ने 4 जाट विधायकों को मंत्री बनाया है और डॉक्टर पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन राजस्थान में कोई बड़ा पद सीधे तौर पर उन्हें नहीं दिया गया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जाट बहुल वाली सीटें यानी कि सीकर, बाड़मेर, चूरू, नागौर और झुंझुनू भाजपा हार चुकी है। इनके अलावा मीना और गुर्जर बहुल वाली सीटें दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और बात करें टोंक सवाईमाधोपुर की भी तो भाजपा वहां भी हार गई थी। ऐसे में बड़े वर्ग का साथ अगर भाजपा को नहीं मिला तो 5 सीटों पर उपचुनाव जीतना भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने दिसंबर 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। जूली कांग्रेस की तरफ से एससी समुदाय से आने वाले पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे। विधानसभा के मौजूदा सत्र में कई बार उन्होंने सत्ता पक्ष को विभिन्न मुद्दों पर घेरकर अपनी ताकत को भी दर्शाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी पद पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले से ही कार्य कर रहे हैं।
विधानसभा में मुख्य सचेतक पद पर भी बड़ा बदलाव किया गया था। अब उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जयपुर की आदर्श नगर सीट से विधायक बने रफीक खान को विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में बनाया है। खान कांग्रेस के परंपरागत रूप से समर्थक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा और दौसा में मुस्लिम समुदाय सबसे पहले चौथे नंबर का सबसे बड़ा मतदाता समूह माना जाता है। सियासी जानकार का यह मानना है कि मुस्लिम वर्ग साधने से ये जोड़कर देखा भी जा रहा है। दूसरे पर है उपनेता प्रतिपक्ष का। जी हां, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार रहे रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति दी है। मीणा संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। पूर्वी राजस्थान के 2 सीटों यानी कि दौसा और देवली उनियारा पर उपचुनाव होने हैं। इन दोनों सीटों पर मीणा समुदाय पहले दूसरे नंबर का मतदाता समूह भी माना जाता है। आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि कांग्रेस का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है। कांग्रेस में जाट, एससी, मुस्लिम और मीना समाज का प्रतिनिधित्व शामिल है। जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत जैसे बड़े मतदाता समूहों की तुलना में जाट, मुस्लिम, मीना और एससी मतदाता ज्यादा हैं। इनमें से किसी भी सीट पर पिछले 4 चुनावों में ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत नेताओं की जीत नहीं हुई है। राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो कांग्रेस में जो वर्तमान कॉम्बिनेशन है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा सोशल नजर आ रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इन 5 सीटों के संदर्भ में कांग्रेस ने राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 25 में से किसी भी सीट पर वैश्य समुदाय के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था। कांग्रेस गठबंधन के 11 सीटें जीतने के बावजूद एक भी राजपूत उम्मीदवार नहीं जीता था। अब विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष या फिर संगठन में मूल ओबीसी का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में उपचुनाव वाली इन 5 सीटों पर राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण के साथ ही मूल ओबीसी के बड़े वोट बैंक को कांग्रेस कैसे आकर्षित कर पाएगी, ये पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय है। इनमें से 84 सीट के अलावा शेष सभी सीटों पर ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी तैयार कर सकते हैं। अगर बात करें टिकट वितरण की तो दोनों पार्टियां अभी क्या कुछ रणनीति बना रही है, आइए आपको इससे भी रूबरू कर देते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने 5 सीटों पर उपचुनाव के संबंध में अपनी अपनी कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल अगले सप्ताह इन सभी सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ दौरा भी करेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मीटिंग लेंगे। कांग्रेस एक बार फिर खींवसर और 84 सीट पर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गठबंधन करने के प्रयास में भी है। यह आरएलपी और बीएपी के साथ भी गठबंधन जो है संभव हो सकता है। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियां क्या कुछ फैसले ले सकती हैं। आने वाले वक्त में मीटिंग्स होने जा रही हैं, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, किस तरह से इस बार राजनीति बड़ा फेरबदल करेगी वो देखना होगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।